नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं खुशी और आप सुन रहे हैं खुशी रीडर क्लब। आज हम खुशहाल और लंबा जीवन कैसे जिएं, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। कभी सोचा है आपने, हम अपने शरीर से कितना कुछ लेते हैं और वापस क्या देते हैं। हर दिन हम भागते हैं, दौड़ते हैं, खाते हैं, पर क्या कभी रुककर सोचा कि हमें कितना खाना चाहिए और कहाँ रुक जाना चाहिए। आज की पहली और सबसे महत्वपूर्ण सीख है कि हमें पेट 80% ही भरना चाहिए। एक जापानी सिद्धांत है, हारा हाचिबू। इसका मतलब है जब तुम्हारा पेट 80% भर जाए वहीं रुक जाओ। पर आज के दौर में लोग तब तक खाते रहते हैं जब तक केवल पेट नहीं, मन भरना चाहिए। और मन भरता ही नहीं। खाना सिर्फ स्वाद नहीं है, ये एक आदत है, एक अनुशासन है और ये तय करता है कि हम कितने साल जिएंगे और कैसे जिएंगे। तो चलिए आज के विचारों की चर्चा करते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब हमारी प्लेट बड़ी होती है तो हम उसे भरने की कोशिश करते हैं, चाहे भूख हो या ना हो। लेकिन अगर हमारी प्लेट छोटी हो तो वही मात्रा हमें पूरी लगती है। यही है एक छोटी सी चाल, प्लेट को छोटा करो, जीवन को लंबा करो। अगर आप हारा हाचिबू यानी 80% पेट भरने की आदत डालना चाहते हैं तो अगली बार जब आप खाना खा रहे हों, एक छोटी प्लेट उठाइए और जब वो जानी पहचानी आवाज़ आपके भीतर से आए, अभी तो पूरा भरा नहीं लगता, एक बार और ले लूं, तो ज़रा रुकिए। वही वो पल है जहाँ से असली बदलाव शुरू होगा। उस लालच का विरोध कीजिए। कभी कभी बस इतना काफ़ी है। यही वह मात्रा हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी को चुपचाप धीरे धीरे लंबा कर रही हो, न नाटकीय ढंग से न शोर से, बस एक सादगी भरी बुद्धिमत्ता से। याद रखिए, आपका पेट 80% तक भरा है, पर आपकी ज़िंदगी 100% जीने लायक बन रही है। अब जरा एक छोटे से द्वीप की कहानी सुनो, ओकिनावा, जापान का सबसे छोटा, सबसे शांत द्वीप। एक समय था जब द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे भीषण युद्धों को इसने भी झेला था। लेकिन आज यह वही ज़मीन है जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा शतायु लोग रहते हैं। सोचो, जहां कभी सिर्फ तबाही थी, वहां अब लंबी, शांत और सुकून भरी जिंदगी की मिसाल है। क्या राज है इसका? इसका एक बड़ा उत्तर है ओकिनावा डाइट। पहली बात, ये लोग खाने में विविधता रखते हैं। एक अध्ययन ने बताया कि वहाँ के लोग साल भर में करीब 206 अलग अलग तरह के खाद्य पदार्थ खाते हैं और रोज लगभग 18 तरह के। सोचिए कितना रंग बिरंगा, संतुलित और जिंदा सा भोजन होगा उनका। दूसरी बात, उनका खाना रंगों से भरा होता है। हर थाली में कम से कम 5 बार फल और सब्जियां, नारंगी, गाजर, हरी पालक, सफ़ेद फूल गोभी, बैंगनी बैंगन, लाल शिमला मिर्च। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका खाना कितना पौष्टिक है, तो एक बार थाली की रंगत देखिए, जितनी रंगीन उतनी ही जीवनदायक। तीसरी बात, अनाज। ओकिनावा के लोगों की थाली में चावल और नूडल्स ज़रूर होते हैं, पर वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, संतुलन के लिए होते हैं। चौथी बात, चीनी से बिल्कुल दूरी। वहाँ के लोग मुश्किल से ही चीनी खाते हैं और जब खाते भी हैं तो वो होती है प्राकृतिक गन्ने की मिठास, न कि प्रोसेस्ड शुगर। शायद ये तो हमें बिना बताए भी पता है कि ज़्यादा चीनी से क्या होता है। तो ओकिनावा हमें सिखाता है, रंगीन खाओ, संयम से खाओ और प्रकृति से जुड़कर खाओ। और अब एक और गहरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं, बहुत देर तक मत बैठे रहो। आजकल हम में से बहुत से लोग हैं जो मानसिक काम करते हैं, कंप्यूटर के आगे बैठना, मीटिंग्स में बैठना और फिर थक कर घर जाकर आराम करना। पर याद रखो, बहुत देर तक बैठे रहना न सिर्फ हमारी फिटनेस को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि ये हमारी भूख को भी बढ़ा देता है और हमारी चलने फिरने की इच्छा को कम कर देता है। तो हर थोड़ी देर में उठो, चलो, कुछ मिनट टहलो, गहरी सांस लो, क्योंकि शरीर को जितना ज़रूरत भोजन की है उतना ही ज़रूरत हरकत की भी है। चलते रहो, बदलते रहो और जियो धीरे पर गहराई से।
मुझे पता है हम सब ने ही ये महसूस किया है, कई कई घंटे कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे बीत जाते हैं और जब उठने, कुछ करने या जिम जाने का समय आता है तो वो एक छोटा सा काम पहाड़ जैसा लगने लगता है। हमारी सारी प्रेरणा जैसे कहीं खो जाती है। इसलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं खड़े होकर काम करना पसंद करती हूँ। जब पैर ज़मीन पर होते हैं तो दिमाग ऊपर उठने लगता है, जैसे शरीर खड़ा हो तो मन भी खड़ा हो जाए, उस मानसिक थकावट से बाहर निकलने के लिए। लेकिन अगर आपके पास स्टैंडिंग डेस्क नहीं है, कोई बात नहीं, हर 45 मिनट में बस उठिए, थोड़ा स्ट्रेच करिए या थोड़ा टहल लीजिए। एक छोटी सी हरकत ही है जो हमें थकान और सुस्ती से बाहर निकालती है। और अब एक ज़रूरी बात, अगर अभी तक के ये विचार आपको पसंद आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अब आगे बढ़ते हैं एक ऐसे दुश्मन की तरफ जो हमारे अंदर ही छिपा होता है, तनाव। जिंदगी की रफ्तार जितनी तेज हुई है, तनाव भी उतना ही गहरा होता चला गया है। तनाव हमें चिड़चिड़ा बना देता है, हम बेचैन हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर भड़क उठते हैं, ऊर्जा कम हो जाती है, नींद टूटती रहती है और शरीर थकने लगता है उम्र से पहले। और सबसे बुरी बात यह है कि तनाव शरीर को भीतर से घिसता है, धीरे धीरे चुपचाप हमें थका देता है। अब इसका इलाज क्या है? बहुत कुछ नहीं, बस अपने दिमाग को रोज थोड़ा सुकून देना शुरू करो। गहरी सांसें लेना, दिन में 5 मिनट का अकेलापन, या सिर्फ इतना समझ लेना कि हर बार पर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता। तनाव को समझो, उसे पहचानो और धीरे धीरे छोड़ना सीखो, क्योंकि तनाव अगर कम होगा तो जिंदगी और लंबी होगी और सुकून भरी भी। दोस्तों, जब हम तनाव को समझने लगते हैं, जब हम उसे संभालना सीखते हैं, हम न सिर्फ बेहतर महसूस करते हैं बल्कि ज़्यादा दिन जीते हैं। लेकिन सवाल वही है, कैसे करें? तनाव को कम कैसे करें? यही सवाल हमें अगली सीख तक ले जाता है और ये सीख थोड़ी अलग है, यानी कि नेगेटिव विजुअलाइजेशन। हम हर दिन खुद से एक सवाल पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? ये सवाल डराने वाला नहीं है, आज़ाद करने वाला होता है। सेनेका नाम का एक आदमी था, बहुत अमीर, बहुत समझदार। जब उसे किसी चीज़ की चिंता होती वो सिर्फ सोचता नहीं था, वो उसे महसूस करता था। एक हफ्ता ऐसे गुजारता जैसे उसके पास कुछ नहीं हो, न नौकर न पसंदीदा खाना, ताकि उसे याद रहे अगर कभी ये सब चला भी जाए तो जिंदगी खत्म नहीं होगी। और सच तो ये है, जब हम बुरे की कल्पना करके उसे देख लेते हैं, हकीकत का डर छोटा होने लगता है। तो अगली बार जब कोई डर आपको पकड़ ले, ठहरिए और सोचिए, अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा? कुछ वक्त बिना इनकम से गुजरेगा, नई नौकरी ढूंढनी होगी, लेकिन उसी वक्त कोई ईमेल नहीं, कोई मीटिंग्स नहीं, थोड़ा चैन भी तो मिलेगा। शायद ये उतना बुरा भी नहीं जितना हम सोचते हैं। पैसे की चिंता हर किसी को होती है कि कहीं जो है वो खो ना जाए या कभी कम ना पड़ जाए, और यही तनाव का एक बड़ा कारण है। तो क्या कीजिए? जिंदगी में सुरक्षा की परतें बनाइए, एक मजबूत इमरजेंसी फंड रखिए, रिटायरमेंट के लिए निवेश कीजिए, एक से ज़्यादा इनकम के स्रोत सोचिए, और सबसे ज़रूरी अपने स्किल्स को इतना मजबूत बनाइए कि आपको कभी डर ना लगे। ओकिनावा के बुजुर्गों ने ऐसा ही किया। वे खेतों में काम करते, सब्जियां उगाते और स्थानीय बाजार में बेचते थे, जिससे उन्हें पैसा भी मिलता था और शरीर भी चलता रहता था। जब शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहते हैं तो तनाव पास नहीं भटकता। और एक महत्वपूर्ण बात, धीरे चलो। ये मेरी सबसे पसंदीदा सीख है, धीरे चलो। दुनिया भाग रही है लेकिन आप रुक सकते हैं। जब हम धीरे चलते हैं तभी हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं और जी पाते हैं। धीमे चलने से जिंदगी की खुशबू महसूस होती है। जल्दी करने से हम चीज़ें पूरी तो कर लेते हैं, लेकिन धीरे चलने से हम उन्हें समझते हैं। तो अगली बार जब मन कहे भागो, जल्दी करो, एक सांस लीजिए और खुद से कहिए धीरे चलो, दूर जाना है। दिमाग को जगा के रखो। हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी दिमाग की एक्सरसाइज की है? हमारे दिमाग को भी रोज नई चुनौतियां चाहिए। हम तो हर चीज़ रूटीन में कर ही रहे होते हैं। रिमोट एक ही जगह, खाने की प्लेट एक ही जगह
और सोच वही पुरानी। रूटीन से आराम मिलता है लेकिन दिमाग सोने लगता है। तो कुछ नया करो, नई भाषा सीखो, कभी उल्टे हाथ से ब्रश करो, नया रास्ता पकड़ो, नई किताब पढ़ो, क्योंकि नया दिमाग को जिंदा रखता है और जिंदा दिमाग जिंदगी को लंबा करता है। जब हम अपने तनाव को बेहतर ढंग से संभाल पाते हैं, हम न सिर्फ बेहतर जीते हैं बल्कि ज़्यादा लंबे समय तक जीते हैं। लेकिन सवाल यह है कैसे कैसे कम करें उस खिंचाव को जो भीतर चुपचाप थकाता रहता है। मानसिक कसरत करें। हम में से बहुतों के लिए नए कौशल सीखना चुनौती भरा होता है, कभी वाकई कठिन भी। पर इसी कठिनाई में है लंबी उम्र का सूत्र। दिमाग को रोज नई चुनौती दो, कुछ नया पढ़ो, खेलो, कोई नई भाषा सीखो या फिर सिर्फ किसी नए इंसान से बात करो। हर अनुभव एक नई कसरत है आपके मस्तिष्क के लिए। और हाँ, अगर आप दिमाग के लिए एक अच्छा जिम ढूंढ रहे हो तो शॉर्ट फॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म बेहतर हो सकते हैं। ये किताबों का सार नहीं, उनके विचारों की गहराई को सामने लाते हैं ताकि आप हर दिन सोचें, सीखें और क्यों को थोड़ा और समझ सकें। ज़्यादा सोएं। नींद एक ऐसा उपहार है जो हम खुद को अक्सर देने से चूक जाते हैं। जब हम सोते हैं, शरीर सिर्फ विश्राम नहीं करता, वो खुद को फिर से बनाता है। मेलाटोनिन नामक एक छोटा सा हार्मोन हमारी उम्र की गति को धीमा करता है, रोगों से लड़ता है और हमें भीतर से मजबूत बनाता है। तो क्या आज रात हम अपने फ़ोन को एक कोने में रखकर खुद को थोड़ी नींद दे सकते हैं? क्योंकि कभी कभी लंबा जीवन सिर्फ एक लंबी शांत रात की नींद से जुड़ा होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जीवन में उद्देश्य खोजें। जिसके पास जीने का क्यों होता है वो किसी भी कैसे को सह सकता है। विक्टर फ्रैंकल ने यह बात नाजी कैंपस की दीवारों के बीच सीखी। हम में से हर किसी का उद्देश्य अलग हो सकता है। कोई अपनी कला में ढूंढता है, कोई अपने परिवार में, कोई दूसरों की सेवा में। पर अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो सब कुछ होने के बावजूद कुछ खाली सा लगता है। तो रुकिए, सोचिए, क्या आप वो कर रहे हैं जो आपके दिल को अर्थ देता है? इसके सिवा संबंधों को पोषित करें। हम अक्सर अपने जीवन के बड़े लक्ष्यों पर फोकस करते हैं, पर असली ऊर्जा कहाँ से आती है? उन लोगों से जिनसे आप प्रेम करते हैं। हर दिन किसी एक करीबी को कॉल कीजिए। एक छोटी बात, पर यही छोटी छोटी बातें लंबा जीवन बनाती हैं। रिश्ते इकिगाई के सबसे सजीव रंग हैं। उन्हें पोषित करें, संजोएं और संजोएं। इसके सिवा फ्लो की स्थिति खोजें। 85 साल का एक सुशी मास्टर हर सुबह खुद मछली लेने जाता है, हर दाना चावल खुद छांटता है। पिछले 80 वर्षों से एक ही काम, पर वो थकता नहीं, ऊबता नहीं, क्योंकि वह फ्लो की अवस्था में है जहाँ काम साधना बन जाता है और साधना इकिगाई। जब आप फ्लो में रहते हैं, आप समय भूल जाते हैं, खुद को भूल जाते हैं, पर जीवन पूरी तरह महसूस होता है। तो आज एक सवाल अपने आप से पूछिए, आप किस काम में अपना फ्लो महसूस करते हैं और क्या आप उसे रोज जी पा रहे हैं? तो ये थे इकिगाई के सबक, हर एक छोटा पर जिंदगी को बदल देने वाला। और अब ये आपके ऊपर है, क्या आप आज ही से इनमें से किसी एक को जीने की शुरुआत करेंगे? दोस्तों, कई बार हमें लगता है कि लंबी उम्र का रहस्य डॉक्टरों, दवाइयों या डाइट के चार्ट में छुपा है, लेकिन सच तो ये है कि वो हमारे छोटे छोटे रोज़मर्रा के फैसलों में होता है। हम किससे बात करते हैं, क्या सीखते हैं, कब सोते हैं और किस काम में अपना मन खो देते हैं। इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। एक ऐसा तरीका जो हमें हर सुबह जगने का कारण देता है। तो अगली बार जब आप दिन की शुरुआत करें, एक गहरी सांस लें और अपने आप से बस एक सवाल पूछें, आज मैं किसके लिए जीने जा रहा हूँ? और अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो इस पॉडकास्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि शायद किसी और को भी अपना इकिगाई याद दिलाने की ज़रूरत है। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और नए विचार के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।